जानता हूं कि आप लोग सुबह से बैठे हुए हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है और आप लोग आने वाले मुस्तकबिल के हैं। मुस्तकबिल आपके कंधों पर टिका हुआ है। हम तो आज रहेंगे, अपना तरीक़ाकार बताएंगे, एक वक्त के साथ चले जाएंगे, लेकिन तकालीफ जो आने वाली है, जो हालात बिगड़ने और सुधरने वाले हैं, वो सारे आपको फेस करने हैं और आने वाली जनरेशन की जिम्मेदारी है कि इन बारीकियों को समझे। मैं बहुत ही खास बातें करना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि यहां पर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और आप लोग भी अगर चाहिए तो ये पॉइंट्स अपने पेपर में लिख लें, ताकि आप बाहर जाएंगे तो अपने नॉन मुस्लिम दोस्त अगर आपके हैं तो उनको बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, वो उनका मसला है। उनकी बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं क्योंकि यहां जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे एक मीडिया है, एक सोर्स है अपनी बात को उन तक पहुंचाने के लिए, उन कमजोरों के लिए जिनको पता नहीं है, उन मजलूमों के लिए जिनको पता नहीं है कि उनकी तकलीफ क्या है। मेरी तकलीफ तो मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं इस देश का वासी हूं, इस देश में रहता हूं, ये मेरा मुल्क है, तो यहां की तकलीफ को हर शख्स तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो आज मैं अभी हमारे एडवोकेट साहब ने जहां पर बात को खत्म किया है, मैं उसी को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं कि साथियों, सबसे पहले तो अभी एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि आर्टिकल 44, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, 26 और आर्टिकल 19 ये बातें जब है। आर्टिकल 24 ये आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की बेर एक्ट लगा हुआ है। इसमें अगर आप आर्टिकल 24 देखेंगे तो सिर्फ 2 लाइन का, सिर्फ 2 लाइन, और डीपीएसपी जो बताया जाता है वो एक मशवरा होता है, यानी कानून हुकूमत को एक मशवरा दे रहा है कि क्या ये चीज बेहतर है, लेकिन हुकूमत उसमें से एक चाल निकाल रही है, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो आपके बुनियादी हुकूक हैं, जो जीने के लिए जरूरी हैं और जिसके लिए खुद अदालतें कह रही हैं कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील नहीं किया जा सकता। केशव नंदा भारती केस का हमारे पास प्रूफ है जिसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता और फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर है। मजहबी आजादी आपका बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट्स है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 एक मशवरा है, एक एडवाइस है। वो एडवाइस को एक बहाना बनाकर एक तकलीफ दी जा रही है। और सबसे पहले मौलाना यहां बैठे हुए हैं, मेरी बात की तारीफ करेंगे, वकील साहब बैठे हुए हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हकीकत में मुसलमानों का मसला है ही नहीं। ये पॉइंट लिख लें, ये मुसलमानों का मसला नहीं है, लेकिन चूंकि हम इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रखते हैं तो हर फर्स्ट को दूसरे से डर लगता है। पहले वाले को तीसरे से डर नहीं लगता, पहले वाले को पांचवें से डर नहीं लगता, पहले वाले को दूसरे से डर लगता है कि कब वो हमको ओवरटेक कर ले, इसलिए हमेशा हमें बकरा बनाया जाता है। इससे बचना चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप तीसरे, चौथे, पांचवें सारे माइनॉरिटीज को साथ लेकर ये बताएं कि पहला वाला झूठ बोल रहा है, पहला वाला गलती कर रहा है, मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है, क्योंकि उसका मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना है। तो ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये लिख ले। मैं यहां पर अभी हमारे एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छी बातें कही है कि वहां पर उन्होंने मैरिज वाली बात कही है, उन्होंने यहां पर दूसरी और बातें आगे बढ़ाई है। तो मैरिज वाली बात मैं मुसलमानों की नहीं करूंगा, क्योंकि मुसलमानों की बात हम हर बार सोचते हैं और हमारा मसला यह होता है कि अब्दुल्ला की शादी का बाजा बजता है तो हम इस गली में नाचना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि क्या यह मसला मेरा है, क्या ये जो बाजा बज रहा है मेरे लिए बज रहा है, तब मैं नाचूंगा। और मेरे लिए नहीं बजे तो खामोश बैठूं। तमाशा करने वाली बात नहीं है, धूम धड़ाका करने वाली बात नहीं है। हम धूम धड़ाका करेंगे तो सामने वाले का फायदा हो जाएगा, साधारण चाह हो ही रहा है, हम वो नहीं करें, बल्कि उसके बुनियादी मकसद को समझे। भाई हमने अक्सर सुना है कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं। बेशक मुसलमान 4 शादियां करते हैं। आप तमाम लोग यहां बैठे हुए अपने मोहल्लों में देख लें किसकी 4 शादियां हुई। रूल होना अलग है, उसको इंप्लीमेंट करना अलग। कानून में कोई चीज वापस लेने को रिपील कहा जाता है। बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो रिपील हुए हैं, लेकिन बहुत ही तकालीफ के बाद। इवन 370 वाला मामला, वकील साहब मेरी बात कहेंगे, 370 कश्मीर का मामला आप लोग सुन लें कि रिपील नहीं हुआ है, बल्कि उसके वजन को कम करने के लिए पॉइंट उसमें ऐड किया गया। वजन को कम करने के लिए जब एक पॉइंट ऐड किया जाता है तो वो पॉइंट के खिलाफ अदालत में जाया जा सकता है। रिपील करने पर प्रॉब्लम आएगी ना, ऐड करने पर नहीं आएगी। तो इसीलिए 370 का मामला, आप कश्मीर का मामला अदालत में चल रहा है
और यह भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला जब आगे बढ़ेगा तो आपको बेफिक्र हो जाइए, यकीनन अदालत में जाएगा, क्योंकि यहां पर जब कंपैरिजन आएगा फंडामेंटल राइट्स का तो फिर खुसूसन अदालत इसमें नोट लेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी अपनी गलतियों की सजाएं हम भुगत रहे हैं। हमारी गलती क्या है कि हम छोटे छोटे मामलात में, घरेलू मामलात में हम पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, छोटे मामलात में हम कोर्ट को चले जाते हैं, और यही वजह है कि लोग इसका फायदा उठाकर आपको बकरा बना रहे हैं। यहां पर मैं कुछ नाम लिखकर लाया हूं कि आपने शाहबानो का नाम सुना, आपने सायरा बानो का नाम सुना, लेकिन क्या आपने नाम सुना कि नूर सबा खातून अपने शौहर मोहम्मद कासिम के खिलाफ अदालत में चली जाती हैं। दानियाल लतीफ अपने खानदान वालों के साथ औरत के खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं। जॉन विलिंगटन जो फिर मुसलमान हो गए थे वो कोर्ट में चले जाते हैं। जब ये एक के बाद एक मुसलमानों के मसाइल, अपने घरेलू मसाइल कोर्ट में जाते हैं तो सरला मुदगल नाम की एक एनजीओ चलाने वाली लेडी कोर्ट में जाती है 1995 में और इस चीज को और बढ़ावा देती है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को बढ़ावा मिलता है अदालत की तरफ से सरला मुदगल के केस से। वकील साहब यहां बैठे हुए एक एक बात क्यों तारीफ करेंगे, क्योंकि ये बातें मैं कुछ हवाई नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बैग में वो बुक्स रखे हुए हैं जिससे मैंने ये नोट किए। मैं भी कानून का तालिब इल्म हूं, तो ये सरला मुदगल का पॉइंट हमारे सामने आता है। तो ये कानूनी बातें हैं, कानून को जानने दीजिए, लेकिन आप अपने मोहल्लों को संभालने की कोशिश कीजिए कि जब कोई उछलता है तो उछलने से बचाइए। लेकिन ये पॉइंट बताइए कि 4 शादियों वाला मसला मेरा नहीं है, ये रूल है, फॉलो करना अलग है। लेकिन वो जो कौम आज यहां पर हमारे शेखर बैठे हुए हैं, मैं उनको वेलकम करता हूं इस महफिल में और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बात को सुने, समझे और नोट कर ले कि बहुत सी ऐसी बातें हैं मेरे दोस्त जो फिर हिंदू मैरिज एक्ट में भी हैं, लेकिन हमारे सामने लाई नहीं जाती। पॉलीगामी की बात कही जाती है कि हमारे पास 4 शादियां, 2 शादियां, 3 शादियां, लेकिन पॉलीगामी में आपको कहा जाएगा कि आपने सुना है कि एक हस्बैंड मल्टी वाइफ की बात सुनी है, यकीनन एक हस्बैंड मल्टी वाइफ की बात सुनी है, वहां पर भी तो वो होता है। एक हस्बैंड कई बीवियों को रख सकता है। क्या फिर यह कानून आज भी राइज है, जिसका सबूत आप देखते हैं कि आज से 1 महीना पहले का अखबार उठाइए जहां पर महाराष्ट्र के एक लड़के ने अपनी बीवी के लिए 2 बहनों को चूज की और एक ही साथ शादी की, और वो केस हुआ, लेकिन केस अदालत में गया, लेकिन कस्टम्स के नाम पर उसे वापस लिया गया, क्योंकि कानून कहता है कि शादी या तो कानून के हिसाब से होगी जो कानून में लिखा हुआ है, अगर इसके साथ आपके माहौल में, आपके रिवाज में, आपके कबीले में जो होते हैं उसे कस्टम्स कहा जाता है। कस्टम्स अगर फुलफिल होंगे तो मान्यता दी जाएगी और उसको ऑल्टर हुआ जाएगा। कानून में एक वर्ड है फैक्टम वैलिड, ये पॉइंट रख ले, फैक्टम वैलिड यानी व्हाट ऑट नॉट टू बी डन वैलिड इफ डन। जो काम आपको नहीं करना है लेकिन आपने कर लिया तो कानून उसे आजादी दे देगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा, उसे कहते हैं फैक्टम वैलिड। यानी जो आपको नहीं करना है लेकिन आपने कर लिया तो आप क्या करेंगे, आपको ले जाके फांसी तो नहीं देंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। यानी एक बच्ची की शादी है, 18 साल 21 साल से छोटी बच्ची है, चुपके से वो शादी कर लेती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तब क्या करेंगे, उसको डिवोर्स करा देंगे। लेकिन वकील साहब एक फैक्टम वैलिड का पेपर डालेंगे कि ठीक है भाई उससे गलती हो गई है, उसका जुर्माना दे देंगे, लेकिन शादी तो वैलिड रहेगी। तो यही चीजें यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से आपको छुपाई जा रही है, मैं बताई नहीं, छुपाई जा रही है कि यहां पर एक तबके को बताया जा रहा है कि तुम 4 शादियां करोगे, 4 शादियां करोगे। और फिर इतना ही नहीं, पॉलिंड्री का आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, ये पॉइंट लिख ले, घर जाकर यूट्यूब पे अगर देखना चाहें और गूगल में देखना चाहें, पॉलिंड्री का एक वर्ड आपने सुना ही नहीं पॉलिंड्री। पॉलिंड्री का मतलब यह है कि यहां पर एक वाइफ के 5-6 हस्बैंड हो सकते हैं, एक वाइफ के कई हस्बैंड हो सकते हैं, और ये रिवायत चल रही है द्रौपदी के दौर से। मैं यहां पर किसी को बुरा नहीं मान रहा हूं, एक रूल की बात बता रहा हूं। जैसे मुसलमानों में 4 शादियों का रूल इस्लाम के जरिए से पहुंचा, वहीं पर इनके पास पॉलिंड्री का दौर द्रौपदी के दौर से पहुंचा। बात अपनी जगह सही है, गलत है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन रूल तो है ना। तो मेरे रूल पर बकवास कर रहे हो, मेरे रूल पर चिल्ला रहे हो और अपने रूल को छुपा रहे हो। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, अगर रूल है, इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, रूल तो बना हुआ है।
पॉलिंड्री का रूल आप लिख ले, पढ़ ले, जाकर देख ले कि एक वाइफ के 5 शौहर हो सकते हैं, 4 शौहर हो सकते हैं। और फिर यही नहीं, और आज भी हिंदुस्तान के इस भारत के कई मकामात पर यह राइज है, जिसमें मैं लिख कर आया हूं कि राजस्थान में, जोनसार में, बेवार में, उत्तराखंड में और हमारे करीब तमिलनाडु के तोड़ा जिले में पॉलिंड्री चलता है, उनका कबीला है और अदालतें इसको मान्यता देती है फैक्टम दलित के तहत। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया तो मसला यह है कि फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से डर लग रहा है, ये वो चिल्ला चिक्का कर कह रहा है, और थर्ड वाला परेशान है कि फर्स्ट और सेकंड लड़ रहे हैं। तो सेकंड को बहुत होशियार रहना, बहुत होशियारी से काम करना है। और फिर इतना नहीं, सिनोगामी का नाम आपने नहीं सुना, मैं आज यहां पर रिकॉर्ड में रहकर बात कर रहा हूं। सिनोगामी का नाम यह है कि एक दो भाई होते हैं, दो शख्स होते हैं, दो बीवियों से शादी करते हैं, एक ही साथ दोनों की बीवियां होती हैं, वो वैलिड है इसी हिंदुस्तान में। वहां पर दोनों की बीवियां होती हैं, इनडायरेक्टली वो वाइफ शेयरिंग का, हस्बैंड शेयरिंग का मामला है, उसको सिनोगामी कहा जा रहा है। कहां गया ये कानून? इस कानून की बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो आज हम सवाल ये कर रहे हैं कि पहले आप वो रूल लेके आओ कि किस पर बात करनी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिखा हुआ क्या होगा, तब बहस होगी। क्यों आवाम को उलझा रहे हो? अवाम को उलझाने का मकसद यही है कि 2024 का इलेक्शन है, उसमें पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा, उसमें तमाशा होगा, धमाका होगा, लेकिन यकीन जानिए वो बिल ज्यादा देर टिकने वाला नहीं, क्योंकि हुकूमतें बदलती है तो कानून बदलते हैं, क्योंकि ये जमीनी कानून है और शरीयत अल्लाह का कानून है। अल्लाह का कानून हमेशा से है, हमेशा के लिए, सारी दुनिया के लिए है, और ये जमीनी कानून वक्त वाहिद बदल सकता है। एक हुकूमत अपने मफाद के लिए कानून लाएगी, दूसरी हुकूमत दूसरे मफाद के लिए उसको बदल देगी। यही वजह है कि 1950 से जो कानून बनकर आया आज तक मुमकिन नहीं हो सका यूनिफॉर्म सिविल कोड। हो सकता है ये आ भी जाए, हो सकता है कि बात कर रहा हूं मैं, एक डाउट वाली बात क्रिएट कर रहा हूं कि आजादी ताकत की बुनियाद पर कह रहा हूं, आ भी जाए, लेकिन आने वाले वक्तों में टिकने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हुकूमतें बदलती हैं और बदलने की जिम्मेदारी आपकी है जो यहां बैठे हुए, क्योंकि नौजवानों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये नौजवान वोट देने वाले नौजवान हैं, नौजवान सोच समझ वाले नौजवान हैं। जब तक आप अपनी बुनियादों को नहीं समझेंगे, अपने मुस्तकबिल को नहीं सुधार सकते। आपकी बुनियादी ये है कि आपका आबा व अजदाद ने 75 साल से इस यूनिफॉर्म सिविल को रोक कर रखा है इसी हिंदुस्तान में। आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी आएगी, इसलिए मालूमात करना जरूरी है। ये जो मोहम्मद यहाँ पे स्टेज लगा हुआ है, ये यूं नहीं लगाया गया, वो दर्द के साथ लगाया गया है। मैं सलाम करता हूँ फारूक भाई को, अफान भाई को, कि उन्होंने वो जो दर्द महसूस किया नौजवानों का, क्योंकि आपको वह बात पहुंचानी है, क्योंकि आने वाले दौर में आपको लड़ना है। मैं अपनी बात यहीं पर खत्म कर दूंगा कि पवित्र बंधन वाली बात आती है। उनके पास एक रूल है पवित्र बंधन। पवित्र बंधन में होता यह है कि शादी नहीं होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट लिख लेंगे, एक अच्छा रिश्ता, पवित्र बंधन। और पवित्र बंधन आज भी मौजूद है, जिसे गुजरात में मैत्री करार के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में उसके करेवा के नाम से जानते हैं। यानी शादी नहीं होगी, लेकिन एक 100 पेपर के बॉन्ड पे लिख लेंगे कि आप और मैं हस्बैंड वाइफ की तरीके से रहेंगे, और फिर कोर्ट उसको मान्यता देता है, क्योंकि वो दोनों राजी है तो क्या करेगा काजी। वही चीज हम बोल देंगे तो बुरा लगता है। तो ये बात को समझे कि आपको तकलीफ, जबरदस्ती आ बैल मुझे वार जाने वाली कांटी को अपने साथ में मत डालीजिए। ये सारे मसाइल उनके हैं। और फिर इतना ही नहीं, सेक्शन 45 में, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ रूल्स बताए गए हैं कि 4 इंपॉर्टेंट रूल्स है, जिस रूल्स के तहत कन्यादान होना है, पानी ग्रहण होना है, विवाह होना है, और सप्तपदी कहते हैं 7 चक्कर लगाने को और 7 मंदिरों के दौरे करने को। ये नहीं होगा तो शादी वैलिड नहीं होगी। लेकिन वहीं इसी हिंदुस्तान में, इसी जमीन पर, जहां हर 500 किलोमीटर के बाद जमीन का रंग बदल जाता है, हर 200 किलोमीटर के बाद जुबान बदल जाती है, लिबास बदल जाता है, तो रूल भी बदल जाता है। उसके बावजूद भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो कि वहीं पर तमिलनाडु में एक एरिया है जिसे न्याहन कहा जाता है, उसे कहा जाता है न्याहन। न्याहन में सिर्फ और सिर्फ एक डोरी गले में डाल दे, मंगलसूत्र भी नहीं, एक डोरी गले में डाल देंगे तो शादी हो जाएगी। उसको कानून एक्सेप्ट करती है। और यहां पर 4 में से 3 वैलिड हो गए और 1 फुट नहीं हो तो शादी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो यहां कहां हो रहा है कि कहां का यूनिफॉर्मिटी है?
और फिर इतना ही नहीं, गोवा में जो बार बार कहा जा रहा है, मीडिया में आप लोग दे रहे हैं, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर वो झूठ है, क्योंकि वहां पर आपके पुर्तगीज का रूल था, वहां पर पुर्तगीज हुकूमत करते थे, तो उनके कानून को लागू किया गया। यूनिफॉर्मिटी वो नहीं है। 2-3 पॉइंट उसमें बताकर नाम तब्दील करने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। अगर आपको तब्दील करना है, यूनिफॉर्मिटी लाना है, तो पहले आप ये बताइए कि यहां पोलिंड्री, सिनोगामी, पवित्र बंधन, करेगा और जो नाम ले रहा हूं, क्या ये सारों को आप मर्ज कर देंगे? अगर मर्ज करेंगे तो क्या ये लोग कबूल करेंगे? अगर ये लोग कबूल नहीं करेंगे तो आप किसके नाम पर किसकी बिल मार रहे हो? यह बात देना चाहता हूं। और फिर इतना ही नहीं, आगे चलकर मैं बात को ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि वक्त बहुत हो गया है और दूसरे लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको भी सुनना चाहता हूं। और फिर इतना ही नहीं कि जब आपके पास विरासत की बात, हमारे फारूक भाई बोल रहे थे कि विरासत के मसले में यह है कि यूनिफॉर्मिटी उनके मजहब में अलग आती है, हमारे मजहब में अलग आती है। बुद्धिस्ट में आता है चादर उड़ाना आता है, चादर अंदाज कहते हैं, और फिर आपके पारसीज में उसमें आता है चादर अंदाज कहते हैं, यानी चादर उड़ाने से वो लड़की बीवी बन जाती है। 4 लोगों के सामने, 5 लोगों के सामने चादर उड़ा देंगे तो वो बीवी बन जाएगी। लेकिन ये तरीके आप खत्म करना चाहते हो, किसके तरीके लागू करना चाहते हो ये पता नहीं है, क्या तरीका लागू करना चाहते हो वो बताना नहीं चाहते। तो मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं कि सक्सेशन एक्ट में ये कहा गया है कि आपको यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी दौलत के हिसाब से, पैसों के हिसाब से। तो अगर यूनिफॉर्म सिटी लाना चाहते हो तो आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दौलत अगर कहीं है तो वह है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के पास। क्या ये मामला आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में ला रहे हो? और फिर है श्रीरंगा टेम्पल के पास 156 एकड़ लैंड उसके पास है। क्या आप ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में ला रहे हो? पद्मनाभा टेम्पल में 1,20,000 करोड़ का नेट एसेट उन्होंने बनाया है, 2023 में उन्होंने अनाउंस किया है। क्या ये आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में ला रहे हो? ये तिरुपति टेम्पल में 2.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाकर क्या ये दौलत तमाम को बांट रहे हो? क्योंकि ये एक बात कह दें कि मजहब में एक बात लिखी हुई है, सक्सेशन एक्ट के तहत कह रहा हूं कि आइडल इज ए जुरिस्टिक पर्सन, द प्रॉपर्टी वेस्ट इन इट इज नॉट द बेनिफिशियरी ओनर इन द ट्रू सेंस, बेनिफिशियरीज आर द वर्शिपर। एक खास बात कह लें, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा बात को, एक खास बात सुन ले। एक जिंदा आदमी अदालत को जा सकता है, जिंदा आदमी पर केस भी किया जा सकता है, एक जिंदा आदमी पर केस भी किया जा सकता है, जिंदा आदमी पर केस हो भी सकता है। लेकिन कानून में यह लिखा हुआ है आइडल यानी जो मूर्ति है, जो पूजा होती है, वो शख्स भी अदालत को जा सकता है, जिसका सबूत यह है कि रामलल्ला खुद अदालत में बाबरी मस्जिद के लिए गए थे। वकील साहब यहां मौजूद है, वो पूछ ले। रामलल्ला का केस उनके महल में लड़ा, लेकिन मंदिर में पेपर में यह लिखा हुआ था ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं रामलल्ला कोर्ट को आ रहा हूं। ये बाबरी मस्जिद के रामलल्ला खुद ने लड़ा, महल में उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि आइडल इज द ज्यूरिस्टिक पर्सन, लेकिन उसके बेनिफिशियरीज जो है वो वर्शिपर्स होंगे। तो मैं यह कह रहा हूं ये जो दौलत में आपने बताई है वो वर्शिपर्स को आप वापस दे रहे हो, क्योंकि आइडल वर्शिपर नहीं है, आइडल को वो दौलत का इंचार्ज नहीं होगा। वो सारी दौलत अगर आवाम को दे रहे हो तो पहले ये क्लियर कर दीजिए, उसके पास यकीनन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम बात करने तैयार हैं। और पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके सामने आएगा तो आप लोगों को बताइए कि ये दलितों को तकलीफ देने के लिए, दलितों को मुसलमानों से दूर करने के लिए, गरीब आवाम को मुसलमानों से दूर करने के लिए मुसलमानों के नाम पर आपको लादा गया है। लेकिन आप तैयार रहिए, हमारे उलमा, हमारे बुजुर्ग, हमारे कायदीन जब आवाज दे तो यकीन जानिए उठ कर आना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो जब आवाज देंगे सही वक्त होगा। अभी आवाज आपको खामोश बैठने की है, जबरदस्ती हलचल गलियों में मचाने की नहीं है। वाखिर दावाना खुदा।